Hello everyone, welcome to the Code Breaker. Welcome to my YouTube channel and this channel for all those who actually want to learn the programming और इस चैनल में हम वो सारी लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो जनरली किसी स्कूल, कॉलेज या जो भी वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो एक्चुअली में प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं या जो एज अ फ्रंट एंड डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपर, ओके, इस तरह की जॉब करना चाहते हैं आईटी सेक्टर में, बट ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोग्रामिंग नॉलेज, ड्यू टू द लैक ऑफ लॉजिक, ओके, उन्हें ये समझ में नहीं आता कि प्रोग्रामिंग में लॉजिक कैसे लगाएं, कोड कैसे लिखें, ठीक है। तो उन सारे लोगों के लिए ये चैनल है जो प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं, जो ये सीखना चाहते हैं कि क्वेश्चन तो आ गया बट हमें ये कोड स्टार्ट कहां से करना है। कि कोई प्रॉब्लम आपके सामने आई बट आपको ये नहीं पता कि वो प्रॉब्लम के लिए पहली लाइन क्या लिखनी है कोडिंग में, चाहे वो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पाइथन हो, जावा स्क्रिप्ट हो, ओके, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो। बट अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि ये क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो, मैथ्स ले लो, मैथ्स का कोई एक सम है और सम आपको देख के आपने पूरा पढ़ लिया, आपने रीड कर लिया, आपको ये समझ में आ गया कि ये जो सम है वो एडिशन का है, कि आपको दो नंबर को ऐड करना है। बट ऐड करने के लिए आपको यूज कौन सा सिंबल करना, अगर आपको यही नहीं पता तो आप उस सम को सॉल्व नहीं कर सकते। सेम वैसा ही हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में करते हैं कि प्रोग्राम हमने रीड कर लिया, ठीक है, बट हमें ये नहीं पता कि उस प्रोग्राम को सॉल्व कैसे करना है, मतलब उस प्रोग्राम का लॉजिक अप्लाई कैसे करना है और उस लॉजिक के लिए हमें क्या सोचना है। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस यूट्यूब चैनल में समझाऊंगा, ओके। तो आज से हम जो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज पाइथन फ्रॉम स्क्रैच टू प्रो। प्रो मीन्स प्रोफेशनल लेवल, स्क्रैच मीन्स कि एक बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से, जैसे आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में देखा होगा, जीरो टू हीरो, ओके, फ्रॉम स्क्रैच टू प्रो लेवल। स्क्रैच प्रो लेवल कुछ नहीं होता, मतलब प्रोफेशनल लेवल कि आपको इतना कोड आ गया कि आप क्वेश्चन को देख के ये समझ जाओ कि सॉल्व कैसे होगा, उसे कहते हैं कि आपको हाँ कोडिंग आ गई और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं द फर्स्ट क्लास ऑफ पाइथन, ओके। और लास्ट तक बने रहना और आई होप कि जब ये पूरा कोर्स खत्म होगा पाइथन का तो आपको इतनी कोडिंग आती होगी दैट यू गाइस विल बी एबल टू बिल्ड योर ओन प्रोजेक्ट, एटलीस्ट one or two project that will be totally based on Python. And this video is actually for all those students or those people, those who want to build a career in data science. पता है ये डेटा साइंस आजकल बहुत ट्रेंड में है, ठीक है। तो जो कोई भी डेटा साइंस में पाइथन के थ्रू अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, ओके, सो प्लीज स्टे विथ मी। चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहले देखते हैं कि पाइथन होती क्या है, ठीक है। तो पेन सेलेक्ट कर लेते हैं पहले और कलर भी चेंज कर लेते हैं, चलो ब्लू ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो पाइथन क्या होती है, सबसे पहले ये देखते हैं, ठीक है। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तो सबको पता है, बट किस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये इंपॉर्टेंट है। पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है, जो कि प्रोग्रामिंग कैटेगरी में एक पर्टिकुलर सब कैटेगरी को बिलोंग करती है, जिसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये दोनों चीजें हैं क्या, पहले तो ये समझो। हाई लेवल लैंग्वेज ऐसा नहीं कि सिर्फ पाइथन ही हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। अब हो सकता है जब आप ये वीडियो देखें तो आप सोचें कि सर इधर उधर क्यों देख रहे हैं, बिकॉज आई एम एक्चुअली यूजिंग टू स्क्रीन्स, ओके। सो दोनों स्क्रीन में देखना पड़ता है, एक में कुछ दूसरा कंटेंट चलता है, एक में कुछ दूसरा कंटेंट, ओके। तो देखो बैक टू पवेलियन करना क्या है। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, वो सारी लैंग्वेज, ठीक है, जिसमें हम इंटरप्रेटर यूज करते हैं। आई रिपीट, वो सारी लैंग्वेज जिसमें हम इंटरप्रेटर यूज करते हैं, ठीक है, और 1990 के बाद इन्वेंट हुई है, वो सारी की सारी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज कहलाती है। अब इंटरप्रेटर क्या होता है, बड़ी बेसिक सी चीज है।
इंटरप्रेटर एक इनबिल्ट बिल्ड वाला नहीं, टी होता है, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर होता है। मतलब प्रोग्राम बहुत लोग बोलते हैं इसको, बट एक्चुअली में ये सॉफ्टवेयर है, जैसे हम कहते हैं जो which actually lies in the category of embedded software। तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है इंटरप्रेटर, जो कि कंप्यूटर के अंदर पहले से होता है, ठीक है। और ये करता क्या है कि जैसे मान लो तुमने 5 लाइंस का कोड लिखा, तो 1990s के पहले जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज नहीं थी, ठीक है, मतलब जो लो लेवल लैंग्वेज थी या फिर जो मिड लेवल लैंग्वेज थी, जैसे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बड़ी फेमस लैंग्वेज, ओके। तो इसमें एक प्रोग्राम होता था या सॉफ्टवेयर कह लो, जैसे हम कहते थे कंपाइलर। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। ये 5 लाइन का कोड लिखा हुआ है, कंपाइलर क्या करता है, इस 5 लाइन को रीड करता, इसमें फॉर एग्जांपल 3rd लाइन में एरर है, तो कंपाइलर क्या बताएगा कि यू हैव एरर इन दिस कोड, बट वो ये नहीं बताएगा कि किस लाइन में एरर है और किस टाइप का एरर है, वो ये नहीं बताएगा। बट इंटरप्रेटर क्या करेगा कि वो अगर आपने 5 लाइन लिखी है तो वो लाइन बाय लाइन आपके कोड को चेक करेगा, 1 2 3 4 5, और जिस लाइन में एरर होगा जिस टाइप का, इंटरप्रेटर उसी लाइन में उसी टाइप का एरर शो करेगा। तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है, ये समझने में आसान हो जाता है कि हमें किस लाइन को एक्चुअली चेक करना है, rather than checking all the code। छोटे प्रोग्राम के लिए तो कंपाइलर ठीक है, बट मान लो कि तुम्हारे पास 100 लाइंस ऑफ कोड है और तुम्हारा एरर आ रहा है 99th लाइन पे, तो कंपाइलर तो बस एरर शो कर देगा, बट तुम्हें तो पूरी लाइन चेक करनी पड़ेगी ना। तो पर इंटरप्रेटर अगर होगा तो वो क्या करेगा, वो बताएगा कि 99 लाइन में एरर है भैया और इसको करेक्ट कर लो। हम उसी लाइन पे जाएंगे और उसी कोड को करेक्ट करेंगे जो भी एरर होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं कि ये तो समझ में आ गया कि हाई लेवल लैंग्वेज क्या है। अब उसके बाद एक और टर्म यूज किया था मैंने जिसको कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और ये है प्रोग्रामिंग। अब ये क्या होती है, बहुत सारे बुक्स में बहुत सारे वीडियोस में मैंने देखा कि इतनी कॉम्प्लेक्स तरीके से बताया गया है, बट मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। बहुत सारी बुक्स मैंने भी पढ़ी हैं, ऑलमोस्ट पाइथन की कुछ भी नहीं तो एटलीस्ट 7 बुक्स पढ़ी होंगी, ठीक है, और 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसमें से अभी लेटेस्ट जो 5 प्रोजेक्ट हैं वो टोटली बेस्ड हैं डेटा साइंस, ठीक है। बट ये सब खैर दूसरी चीज है। अब देखो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती क्या है। कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे कोई भी लैंग्वेज, चाहे पाइथन हो, जावा हो, गोलैंग हो, ठीक है, आर हो, कोई भी लैंग्वेज में अगर हम ऐसे प्रोग्राम बना सकें जो कि रियल लाइफ कॉन्सेप्ट्स को या रियल लाइफ की जो चीजें होती हैं, ठीक है, उसको हम सेटिस्फाई कर सकें, तो वो लैंग्वेज कहलाएगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इन टेक्निकल टर्म्स में हम इसको कहते हैं कि जहां पे ऑब्जेक्ट होती है, एंटिटी होती है, इंस्टेंस ऑफ द एंटिटी होता है, जो ऑल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कांसेप्ट्स को सेटिस्फाई करे, जिसमें 5 होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म, मॉड्युलैरिटी, इनहेरिटेंस, डेटा एनकैप्सुलेशन, ओके, एंड डेटा एब्स्ट्रैक्शन। तो ये सारी चीजें ठीक है, सुनने में बहुत अच्छी लगती है, बट इसका मतलब नहीं पता बहुत सारे लोगों को, तो ये हम सीखेंगे धीरे धीरे। बट अभी के लिए ये जान लो कि मेन मीनिंग होती क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कोई भी लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जिसमें तुम रियल लाइफ रिलेटेड टास्क की प्रोग्रामिंग कर सको, ठीक है। अब वो चाहे कैसे भी करो, चाहे कॉम्प्लेक्स तरीके से करो या अपना लॉजिक यूज करके उस 10 लाइन के कोड को 5 लाइन में बना लो, टोटली अप टू यू। बट अगर ऐसी किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हो तो वो लैंग्वेज कहलाती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज,
एंड पाइथन इज वन ऑफ देम। ओके, पाइथन को जो इन्वेंट किए थे ना बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, उनका नाम था गाइडो वैन रोजम। बहुत सारे लोग इनको रोसम कहते हैं, इनका नाम रोजम था। ठीक है, गाइडो वैन रोजम, और ये इन्वेंट हुई थी 1991 में। ओके, अब देखो ये जो चीज समझ में आ गई कि पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसने इन्वेंट किया था। ठीक है, अब देखते हैं कि इसमें होता क्या और करते क्या है और क्यों इतनी फेमस है आजकल। देखो पाइथन है तो ऑलमोस्ट 1991 से, बट आज से 4-5 साल से बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। उसका रीजन है जितनी भी डिफेंस या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजेंसीज हैं, इंक्लूडिंग इसरो, नासा, इवन द फेमस दिस इज एलॉन मस्क, स्पेसएक्स, ये सारी की सारी कंपनीज यूज कर रही हैं पाइथन। इसका मतलब कुछ तो होगा भाई, है ना? तो कुछ होगा तो क्या होगा, यही देख लेते हैं। अब इतना तो समझ में आ गया कि एक बंदे ने इसको इन्वेंट किया। ठीक है, ये एक हाई लेवल और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम रियल लाइफ रिलेटेड टास्क की प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ओके, अब देखो प्रोग्रामिंग करते कैसे हैं और ये होती क्या है, प्रोग्राम क्या होता है, कोड क्या होता है और कैसे लिखते हैं, कैसे समझ में आता है कि किसी प्रोग्राम को बनाने का ये तरीका होगा, प्रोग्राम की स्टार्टिंग कैसे करते हैं, कैसे लॉजिक लगाते हैं, ये सारी चीजें सिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो मान लो कि तुम पहली बार स्कूल गए, तुम्हें याद भी नहीं होगा तुम फर्स्ट टाइम कब स्कूल गए थे। ठीक है, तुम फर्स्ट टाइम स्कूल जाओगे तो तुम मान लो अभी पीजी में हो, प्ले ग्रुप में। तो अगर तुमसे ये बोल दिया जाए प्ले ग्रुप में जाते ही कि तुम टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज़पेपर पढ़ के सुना दो, तो ये पॉसिबल तो नहीं है, इम्पॉसिबल भी नहीं है। अगर बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो, ठीक है, आइंस्टाइन जैसे हो भी सकता है, लेकिन वो भी आइंस्टाइन भी ऐसे नहीं रहे होंगे, आई होप। ठीक है, रिमर्स कुछ ज्यादा ही होते हैं। अगर तुम पीजी में हो और तुमसे बोल दिया जाए फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल कि इस न्यूज़पेपर का फर्स्ट पैरा तुम पढ़ के सुना दो, तो आई होप कि नहीं कर पाओगे उसी, तो ये करोगे कब? लेकिन अगर आज की डेट में इफ यू आर ग्रेजुएट और स्टडिंग स्टिल इन स्कूल, ओके यार 11th और 12th, और अगर ये बोला जाए कि अब तुम टाइम्स ऑफ इंडिया का फर्स्ट पैरा पढ़ के सुना दो, तो अब तुम बड़ी इजीली इसको पढ़ सकते हो। और उसका रीजन क्या है? क्योंकि तुमने इसका बेसिक सीखा है रीडिंग का। क्या? ए बी सी, जिसे हम अल्फाबेट कहते हैं। अल्फाबेट नाम की कंपनी भी है वैसे, ओके, जिसे हम अल्फाबेट कहते हैं। उस तरह से अगर पीजी में ही फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल आपको बोला जाता कि आप इस नंबर को एग्जैक्टली रीड करके बता दो, इसे हम क्या बोलेंगे इन मिलियंस, बिलियंस, ओके, और इन लैक्स और करोड़, तो आप नहीं कर पाते। पर आज बोला जाए तो आप इसको बोल सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी मत बोलना कि सर आप पढ़ के बता दीजिए। ओके, हाँ, अब देखो, और ये भी क्यों पढ़ पाओगे, अभी क्यों कर पाओगे, क्योंकि अभी इसकी भी तुम्हें बेसिक पता है कि ये नंबर्स होते हैं, यहाँ के बाद हमें कॉमा लगाना है, यहाँ के बाद हमें फिर कॉमा लगाना है। ठीक है, तो ऐसे हमें रीड करना है अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। ठीक है, इंडियन में होता तो यहाँ पे कॉमा लगा। अब देखो इंक चेंज कर लेते हैं यार, नहीं बहुत देर हो गया ब्लू कलर में, रेड ले लेते हैं। अब देखो, अब आते हैं डायरेक्टली कोड में। ठीक है, कोड होता क्या है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग होती क्या है, ऐसे अल्फाबेट्स, ऐसे नंबर्स को यूज करना, ठीक है, जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंटरप्रेटर को समझ में आ जाए। मतलब अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स,
ओके, इन तीनों चीजों को इस तरह से ऑर्गेनाइज करना और इस तरह से लिखना कि वो एक एक्चुअली में मीनिंग डिफाइन करती हूं, तुम्हारे लिए नहीं, फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और यहां पे हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? पाइथन। आई होप इतना समझ में आया होगा कि अल्फाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करना कि वो एक्चुअली में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए कुछ मीनिंग बताएं, तो तब हम उस पर्टिकुलर वे ऑफ स्ट्रक्चर को कहते हैं कोड। ठीक है, अब कोड में जो सबसे पहली चीज होती है, जो कुछ भी तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखोगे, जो कुछ भी, चाहे वो नंबर हो, अल्फाबेट हो, सिंबल्स हो, वो सारी की सारी चीजें एक वर्ड के अंदर आती है जिसे हम कहते हैं टोकन। इससे पहले कि आप लोग ये सोचे कि सर बेसिक डेफिनेशन बता दीजिए, क्योंकि कोई इंटरव्यू में पूछा या हमारे टीचर पूछे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो डेफिनेशन बता देता हूं। स्मॉलेस्ट individual unit of a program is called token। अब इस टोकन के भी टाइप्स होते हैं, इसके 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है कीवर्ड, सेकंड होता है लिटरल्स, थर्ड होता है ऑपरेटर, फोर्थ होता है पंक्चुएटर, and fifth and last and most important is called identifier। जैसा नाम है ना, आइडेंटिफायर। ओके, तो ये बिल्कुल फायर ही करता है। ठीक है, अब देखो होता क्या है एक्चुअली में सारी चीजें। मान लो कि अभी तुम एक घर में रहते हो, ठीक है, और उस घर का एड्रेस है A123, ओके, मुंबई फॉर एग्जाम्पल। नहीं भी रहते तो कोई बात नहीं, घर का एड्रेस तो होगा ना। बट इस घर में क्या है कि तुम्हारा घर नहीं है, यहाँ पे तुम किराए पे रह रहे हो, यू आर 10। और मान लो तुम्हारा नाम है 10, और 1 साल के बाद, आफ्टर ईयर, इस घर को तुमने खाली कर दिया, तुम कहीं और शिफ्ट हो गए, या तुमने भगवान का तुम खुद का घर ले लिया हो, और यहाँ पे अब नया किराएदार आया जिसका नाम है 20। तो इस 20 जो आया है वो इसी घर में आया है ना, तो 20 के आने से घर का एड्रेस चेंज हो जाएगा कि घर का एड्रेस वही रहेगा? मेरे ख्याल से घर का एड्रेस वही रहेगा। और टेक्निकल टर्म्स में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म्स में, ये जो एड्रेस है ना, इसे हम कहते हैं आइडेंटिफायर। और इसी आइडेंटिफायर को हम बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल और कुछ नहीं होता, बस यही होता है। ओके, और ये वेरिएबल होता क्या है? देखो, हमने लिखा a इज इक्वल टू 10, तो पाइथन देखो बड़ी अच्छी लैंग्वेज, पता है पाइथन में ये जो चीज दिख रही है ना, ये है ऑपरेटर। अब ऑपरेटर की भी टाइप है, तो इससे पहले पूछो कि ये किस टाइप का ऑपरेटर है, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब कुछ के दिमाग में आ रहा होगा सर मैथ्स में इसको इक्वल कहते हैं, तो मैथ्स में इसको इक्वल कहते हैं, बट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के टर्म्स में इसे असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। इक्वल कहते हैं जब हम 2 बार ऐसा असाइनमेंट यूज करते हैं, तब ये असाइनमेंट ऑपरेटर बन जाता है इक्वल ऑपरेटर। दोनों में डिफरेंस भी है, ठीक है, वो आगे देखेंगे क्या है। हमने ये लिखा a इज इक्वल टू 10, तो देखो ये जो 10 है ना, ये कहलाता है लिटरल। अब लिटरल के भी टाइप है, ये कहलाता है आइडेंटिफायर, जिसे हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। ओके,
अब देखो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेशली पाइथन में क्या होता है कि हमने वेरिएबल लिखा, ठीक है, और अभी मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं आता, प्रोफेशनल लेवल की कोडिंग सिखानी है, तो ये मान के चल रहा हूँ अभी, ठीक है, आती है तो बहुत अच्छी बात है, ओके, बाय गॉड्स ग्रेस। पाइथन में क्या है, पाइथन इतनी इजी क्यों है? अगर ये जावा होती देखो ऐसे लिखते, पता है, int a is equal to 10, मतलब मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो भी हम वेरिएबल में वैल्यू असाइन करते हैं ना, तो उस वेरिएबल का टाइप बताना पड़ता है कि एक्चुअली में किस टाइप का वेरिएबल है, और एक अगर ये नहीं लिखेंगे ना जावा में तो एरर आएगा। बट पाइथन में क्या होता है कि तुमने a इज इक्वल टू 10 लिख दिया तो पाइथन अपने आप समझ जाएगी या समझ जाएगा कि a एक वेरिएबल है जो कि किस तरह की वैल्यू को होल्ड कर रहा है, इंटीजर टाइप की। अब दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये इंटीजर क्या और ये कहां से आ गया, ठीक है, देखो एट दिस मोमेंट ये मान के चलो और ये जानो कि एक वेरिएबल एक टाइम पे एक वैल्यू को ही होल्ड कर सकता है, कर ज्यादा को भी सकता है, बट अभी ये मान के चलो क्योंकि अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आता, ठीक है, तो एक वेरिएबल एक टाइम पे एक वैल्यू को होल्ड कर सकता है, ओके। कलर फिर से चेंज कर लेते हैं, कलर इस बार ले लेते हैं, क्या लेते हैं, चलो ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक नहीं लिया था ना। तो पाइथन में वेरिएबल के पास वैल्यू होना कंपलसरी है, ठीक है, जैसे घर बना तो घर में कोई ना कोई तो रहेगा ना, खाली तो बनाने के लिए छोड़ा नहीं होगा कि हाँ बस शोकेस के लिए बना दिया। हमने लिखा a इज इक्वल टू 10, तो 10 एक लिटरल है, और लिटरल में भी तीन कैटेगरीज होती है, बुलियन, स्ट्रिंग एंड न्यूमरिक। न्यूमरिक की भी कैटेगरीज होती है, इंटीजर एंड फ्लोट, तो इतनी डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी पूछेगा तो प्रोग्राम पूछेगा, इतनी थ्योरी कोई नहीं पूछने वाला, ठीक है, जहां थ्योरी होगी वहां पे एक कंप्लीट क्लास ले लूंगा जहां पे सिर्फ और सिर्फ थ्योरी सिखाऊंगा, ठीक है। कोड में आते हैं, देखो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये जितनी भी चीजें हम यूज करते हैं, जो भी हम प्रोग्राम बनाते हैं ना, वो सारे के सारे प्रोग्राम्स डिपेंड करते हैं वेरिएबल्स पे, और वेरिएबल पे कौन सा लॉजिक लगाएंगे और कैसे लगाएंगे ये डिपेंड करता है वेरिएबल्स की वैल्यू पे। कुछ समझ में आ रही? अब यहाँ पे हमने लिखा a इज इक्वल टू 10, तो a क्या कहलाएगा, वेरिएबल। जो भी चीज इस असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में होती है उसे हम कहते हैं वेरिएबल, जो भी राइट हैंड साइड में होती है उसे हम कहते हैं लिटरल। लिटरल कुछ नहीं होता, बस एक वैल्यू होती है। अब देखो तीन तरह के लिटरल बोले थे ना, बुलियन, न्यूमरिक एंड स्ट्रिंग। डिफरेंस क्या होता है, देखो बुलियन मींस कि जिसमें सिर्फ दो वैल्यूज हो सकती हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। ट्रू को जनरली हम 1 लिखते हैं, फॉल्स को 0, बट ये सिर्फ 1 नहीं होता, एवरी नॉन जीरो वैल्यू कंसीडर्स एज ट्रू। मींस अगर ये -1 होगा ना तब भी ये ट्रू ही कंसीडर होगी, -1 लाख होगा ना तब भी ये ट्रू ही कंसीडर होगी, मतलब सिर्फ 0 फॉल्स कंसीडर होती है, उसके अलावा सारी चीजें ट्रू कंसीडर होती है, ठीक है। न्यूमरिक में भी दो टाइप होते हैं, एक होता है इंटीजर टाइप और एक होता है फ्लोट। अगर आपको डेसिमल नंबर को असाइन करना है, स्टोर करना है वेरिएबल में, तो आप फ्लोट लोगे, और अगर नेचुरल नंबर्स को स्टोर करना है तो आप इंटीजर लोगे। और स्ट्रिंग किसी भी नंबर, अल्फाबेट या वर्ड या पैरा, मतलब जहां भी टेक्स्ट हो या नंबर हो, अगर उसे सिंगल या डबल कोट्स के अंदर इनक्लोज कर दिया जाता है तो वो कहलाती है स्ट्रिंग। जैसे देखो हमने लिखा a इज इक्वल टू 10, तो a एक वेरिएबल है जो कि किस तरह की वैल्यू को होल्ड कर रहा है, ये एक्चुअली तो लिटरल है जिसे हम वैल्यू कहते हैं, तो किस तरह का लिटरल है, न्यूमरिक लिटरल। और न्यूमरिक में भी किस टाइप का है, डेसिमल है, यहाँ पे नहीं है ना, तो ये इंटीजर लिटरल है। मतलब अब इसको रीड कैसे करते हैं, देखो a इज अ
इंटीजर टाइप वेरिएबल, एक्चुअली में ये n होगा, इंटीजर टाइप वेरिएबल। अब ये पूछा जाए कि इस a की इनिशियल वैल्यू क्या है। देखो इनिशियल वैल्यू एक नया टर्म आया, फर्स्ट वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू। आई रिपीट, फर्स्ट वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल इज कॉल्ड इनिशियल वैल्यू and the process of assigning initial value to any variable is called initialization। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत यूज होता है, बहुत लोग पूछते हैं, ठीक है, अपना ज्ञान दिखाने के लिए। इनिशियलाइजेशन, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा a is equal to 10 और a is equal to 20। अब यहाँ पूछूं कि a की इनिशियल वैल्यू क्या है, तो a की इनिशियल वैल्यू क्या है 10, क्योंकि फर्स्ट वैल्यू जो a में असाइन हुई है वो क्या है 10, बट मॉडिफाइड वैल्यू क्या है 20। जब मैं ऐसे लिखता हूं ना तो मतलब a होगा इंटीजर टाइप, बट अगर मैं यहां पे लिख दूं 10.52 तो a किस तरह का वेरिएबल बन जाएगा, फ्लोट टाइप का। इसका मतलब ये हुआ कि हर वेरिएबल किसी ना किसी टाइप को बिलोंग करता है, और किस टाइप को बिलोंग करता है ये डिपेंड करता है कि इसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है। अब इसी को मैं लिख देता ऐसे या फिर ऐसे। अब देखो ये जो 10 है ना, ये एक्चुअली में देखो सिंगल कोट्स के अंदर, यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर, यहाँ पर सिंगल कोट्स के अंदर, तो यहाँ पे एक इस तरह का वेरिएबल हो जाएगा स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल। क्योंकि चाहे टेक्स्ट, यहाँ टेक्स्ट भी लिख सकते थे, इसी को a बना दो, इसे b बना दो, देखो a स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो जो कोई भी प्रोग्राम हम बनाएंगे ना, उन सब में हमें क्या यूज करना है, वेरिएबल्स। अब देखो प्रोग्राम में आते हैं डायरेक्ट। मान लो हम पहला प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है, फर्स्ट प्रोग्राम। फर्स्ट प्रोग्राम बना रहे हैं, चलो सम ऑफ टू नंबर्स का। सम ऑफ टू नंबर्स, अब मान लो सम ऑफ टू नंबर्स है, तो यहां पे मैंने लिया a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। अब देखो इसका लॉजिक कैसे लग रहा है, अगर मैथ्स में इसका सम करना होता, इन दोनों वैल्यूज, इस सम को सॉल्व करना होता, इन दोनों का ऐड करना होता, ठीक है, तो हम क्या करते, ऐसे लिखते ना a प्लस बी, तो क्या रिजल्ट आता 30, लेकिन वो तो ऐसे भी आता 10 प्लस 20 लिखते तब भी तो 30 आता ना। इसे लिखने से क्या फायदा है, देखो सम ऑफ टू नंबर्स, तो अभी हमने क्या सीखा कि एक वेरिएबल एक वैल्यू को एक बार में होल्ड कर सकता है, ठीक है। अब दो नंबर का सम करना है, तो सम करने के लिए इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो एक वैल्यू आएगी, तो वो वैल्यू भी तो किसी ना किसी वेरिएबल में असाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि एक वेरिएबल तो एक ही वैल्यू को होल्ड कर सकता है एक बार में। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देखो हमने यहां पे लिया c इज इक्वल टू a प्लस बी। एक और लिख देते हैं, चलो c इज इक्वल टू 10 प्लस 20। अब देखो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, जब मैं ऐसे लिखता हूं ना c इज इक्वल टू a प्लस बी, मान लो अब इस कोड को मैं रन करता हूं, ठीक है, मैं पाइथन के कोड को रन करने के लिए यूज कर रहा हूं पाइथन की वेब बेस्ड एप्लीकेशन जुपिटर, ठीक है। तुम आइडियली भी यूज कर सकते हो, आइडियली मींस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। जो पाइथन का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे नेट से बहुत इजीली, सिर्फ पाइथन टाइप करोगे गूगल पे, फर्स्ट वेबसाइट जो आएगी जस्ट डाउनलोड फॉर विंडोज और मैक, ओके, जैसे डाउनलोड कर लोगे, इंस्टॉल कर लोगे, ये आइडियली आपको दिख जाएगा, ठीक है। इस पे आप कोडिंग कर सकते हो। आई प्रीफर जुपिटर, क्योंकि जहां पे हम कोड लिखते हैं वहीं पे उसका आउटपुट दिख जाता है, तो बेटर है, ठीक है। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीबॉडी टू यूज द जुपिटर, बट आई यूज जुपिटर मोस्टली, ओके। तो डायरेक्टली आप कोड पे आते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, यहाँ पे लिख रहा हूं c इज इक्वल टू 10 प्लस 20। देखो अब किसी भी चीज को पाइथन में डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट देखने के लिए हम लिखते हैं प्रिंट, प्रिंट करते हैं ना प्रिंट आउट के लिए, वैसे प्रिंट हम यूज करते हैं। प्रिंट के अंदर हमने लिखा c, ठीक है। प्रिंट होता क्या, देखो प्रिंट एक फंक्शन होता है। अब देखो फंक्शन क्या होता है,
ये जो हैशटैग मैंने यूज किया इसे कहते हैं कमेंट। किसी भी सिंगल लाइन को अगर हमें कमेंट बनाना होता है तो हम हैशटैग का यूज करते हैं। मान लो तुम्हें इस पूरे कोड को तुम्हें कमेंट बनाना है, तुम क्या करोगे? 3 सिंगल कोट्स, ठीक है, इस पूरे कोड को यहां से उठाओ, यहां पे पेस्ट कर दो। देखो कलर चेंज हो गए, सारे के सारे एक ही कलर में आ गए, दैट इज रेड, ऑलमोस्ट मरून। तो ये कमेंट है। कमेंट मींस कि अभी इसको रन करेंगे ना तो कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। कमेंट मींस कोड जो कि विजिबल होगा आपके प्रोग्राम में, बट दैट विल नॉट अफेक्ट योर आउटपुट। ओके, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। हमने लिखा a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20। अब इस दोनों का सम करना है, तो अगर मैं ये लिख दूं c इज इक्वल टू 10 प्लस 20, c इज इक्वल टू 10 प्लस 20, ठीक है, और इसको प्रिंट कर दो। जैसे पता है अभी प्रिंट एक फंक्शन होता है। प्रिंट एक फंक्शन मींस कि कोई भी वर्ड हो, कोई भी वर्ड, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ए बी सी डी ऐसा कुछ लिखा है, अब ये एक वर्ड लिखा है, इसके बाद अगर मैं स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर दूं तो ये जो पूरी चीज मैंने लिखी है, पूरा वर्ड, ये कहलाएगा फंक्शन। और पाइथन में किसी भी आउटपुट को देखने के लिए जो फंक्शन है उसे हम कहते हैं क्या? प्रिंट। और इस स्मॉल ब्रैकेट को कहते हैं पैरेंथेसिस। आई रिपीट, पैरेंथेसिस। ब्रैकेट में बोलना स्मॉल ब्रैकेट। अब इसकी खासियत क्या होती है पता है? कि अगर हम इसके अंदर सी लिखेंगे ना तो ये सी की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, बट अगर हम इस सी को सिंगल या डबल कोट्स के अंदर इंक्लोज कर दें तो जो भी चीज इंक्लोज होती है सिंगल या डबल कोट्स में प्रिंट फंक्शन में, ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर, वो चीज एज इट इज डिस्प्ले होती है। जैसे रन करता हूं, यहाँ पे आया सी लिख के आया ना, यहाँ पे 30 नहीं आ रही है वैल्यू, बट अगर यहां से इसे सिंगल कमेंट्स हटा दिया जाए, अब देखना 30 आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि प्रिंट फंक्शन में जब कभी भी हम सिंगल या डबल कोट्स के अंदर कोई चीज लिखते हैं तो वो एज इट इज डिस्प्ले होती है, बट अगर हमें उस वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो हमें सिर्फ उस वेरिएबल को लिखना होगा। मान लो तुम्हें एक से ज्यादा वेरिएबल को एक ही लाइन में डिस्प्ले करना हो तो क्या करोगे? यूज द कॉमा एंड देन पास द सेकंड वेरिएबल, फॉर एग्जांपल d, e, ठीक है। बट मान लो कि अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे a की वैल्यू को बना देता हूँ 100 और c को फिर से प्रोग्राम को रन करते हैं, पर देखना c की वैल्यू में भी 30 ही आएगी और आनी क्या चाहिए थी पता है? 120, बट c की वैल्यू 30 क्यों आ रही है? क्योंकि c में अभी भी क्या स्टोर हो रहा है, देखो 10 प्लस 20। और जब कोई वैल्यू फिक्स्ड होती है तो उस तरह की वैल्यू को हम कहते हैं स्टैटिक वैल्यू। स्टैटिक और डायनेमिक ये दो वर्ड बहुत फेमस है, बहुत ट्रेंड में होते हैं। डायनेमिक कोड क्या होता है कि जब वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो, ठीक है, और चेंज कैसे होगी? जब वो वेरिएबल्स किसी दूसरे वेरिएबल्स पर डिपेंड करेगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे इस चीज की बजाय अगर ऐसे लिखता c इज इक्वल टू a प्लस b, और अब अगर डिस्प्ले करूं और इसे कमेंट बना दूं, ठीक है, तो देखो अब क्या हो रहा है, अब 120 आ रहा है। इसे 200 कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली c की वैल्यू a और b के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगी। इस तरह के प्रोग्राम को हम कहते हैं डायनेमिक प्रोग्राम, जहां पे वैल्यू ओके बेस्ड ऑन वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है, ठीक है। अगर हम वेरिएबल्स में वेरिएबल्स की वैल्यू में चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली रिजल्टिंग वेरिएबल जो होगा उसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो रिजल्टिंग वेरिएबल है c, वो एक्चुअली में क्या लॉजिक, क्या डिपेंड, एक्चुअली वो डिपेंड किस पे कर रहा है? डिपेंड कर रहा है a और b में, और a और b में हम क्या परफॉर्म कर रहे हैं, क्या लॉजिक लगा रहे हैं? एडिशन का। मतलब a और b वेरिएबल की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं और किसमें असाइन कर रहे हैं? c में। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अगर समझ में आ गई है तो बेसिक प्रोग्राम तो बन ही जाएंगे। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है।
आई होप यू लाइक द वीडियो. इफ यू लाइक द वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ये भी करना है, ठीक है. और अगर आ गई है ना तो कुछ प्रोग्राम तुम बना लोगे प्रैक्टिस के लिए, तुम्हें तुम्हें ही फायदा होगा. एक काम करना, ये प्रोग्राम बनाना. चलो, कैलकुलेट द एवरेज ऑफ 5 नंबर्स. वो नंबर्स चाहे तुम डेसिमल लो चाहे इंटीजर लो, टोटली अप टू यू. स्ट्रिंग मत लेना, बुलियन मत लेना, ठीक है. और सेकेंड प्रोग्राम है कैलकुलेट द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स पता है ना क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. इन सब का सम करना है, ठीक है. तो सिंपली है, सिंपल सा काम है. 5 नंबर्स हैं तो 5 वेरिएबल्स ले लेना. वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट इट मस्ट स्टार्ट विथ अ अंडरस्कोर और अ अल्फाबेट और अ डॉलर सिंबल. इसके अलावा वेरिएबल नेम किसी भी और दूसरे तरीके से स्टार्ट नहीं होगा. जैसे मान लो कि हम ऐसे लिखते हैं 1a is equal to 10, ये इनवैलिड है, एरर आएगा. पर अगर इसके पहले अंडरस्कोर लगा दो तो ये वैलिड हो जाएगा. इसी के पहले कोई अल्फाबेट लिख दो तब भी ये वैलिड हो जाएगा. इसी के पहले तुम डॉलर सिंबल लगा दो तब भी ये वैलिड हो जाता. मींस कि वेरिएबल नेम, अब कुछ लोगों के दिमाग में होगा कि कितना लंबा सा मैक्सिमम वेरिएबल नेम लिख सकते हैं. तो अप टू 52 कैरेक्टर्स तुम लिख सकते हो किसी वेरिएबल का नाम, 52 कैरेक्टर. और एक और चीज, वेरिएबल नेम में स्पेस नहीं आता. जैसे मान लो तुमने लिखा ABC एंड DEDR, तो ये इनवैलिड है, ऐसे नहीं होगा. स्पेस नहीं होता वेरिएबल नेम में. स्पेस के लिए हम क्या यूज करते हैं? अंडरस्कोर. आई होप इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है. ऑलराइट, आई होप इतना चीज समझ में आ गया होगा. और समझ में आ गया हो तो चलो हम मिलते हैं कल. ऑलराइट, थैंक यू एवरीवन.